बात जब शेयर मार्केट की होती है तो लोग ज्यादातर दो चीजों के बारे में सोचते हैं। एक है शेयर खरीदना और फिर अच्छे दाम पर बेच देना, और दूसरा है लंबा इंतजार करके इन्वेस्टमेंट का फायदा लेना। लेकिन बाजार में एक और हिस्सा है जहां आप सिर्फ आज के दामों पर नहीं बल्कि आने वाले टाइम के दामों पर भी स्पेकुलेट कर सकते हैं और उससे बेनिफिट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की। यहाँ आप अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू पर अग्रीमेंट खरीद सकते हैं। इनमें आप कम पैसों में बड़े अग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। सो एक्चुअली में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होती है, ये किस किस टाइप्स के होते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रिस्क क्या क्या हैं, और साथ ही में आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए एक अच्छी वीडियो है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये बताने के लिए ही है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो का पर्पस डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करने का कोई मोटिव नहीं है। तो अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होती है। ये समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो पेन है। एक पेन है जिसके पास कोई ब्रांड नहीं है और दूसरा पेन है जिसका एक अच्छा खासा ब्रांड है। इस पेन की वैल्यू, क्योंकि इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो मान लीजिए ये सिर्फ 5 रुपए का पेन है। इस पेन की वैल्यू है, ब्रांड है ये, इसलिए इस पेन की वैल्यू 50 रुपीज़ है। नाउ सिर्फ एक ब्रांड की वजह से इन दोनों पेन्स की जो वैल्यू है वो बदल जाती है। यानी कि इन दोनों पेन की वैल्यू आ रही है इनके ब्रांड से। ये दोनों पेन अपनी जो वैल्यू है उसे कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, अपने ब्रांड से। लाइकवाइज डेरिवेटिव्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, रादर उनकी जो वैल्यू होती है वो डिराइव होती है उनके एसेट्स से। ये एसेट्स स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स भी हो सकते हैं, कोई कमोडिटी भी हो सकती है। सो जैसा नाम सजेस्ट करता है डेरिवेटिव्स, ये वही होता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स से लेते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट्स, जैसा कि मैंने कहा, ये किसी कंपनी के स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कोई इंडेक्स भी हो सकता है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है। डेरिवेटिव्स का ओवरऑल आइडिया बेसिकली यही होता है कि आप कोई एसेट खरीद नहीं रहे हैं, रादर आप उस एसेट के फ्यूचर मूवमेंट के बेसिस पर एक अग्रीमेंट ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक जो है आने वाले टाइम में भाग सकता है, तो आप उसके बेसिस पर एक अग्रीमेंट, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई XYZ स्टॉक इन फ्यूचर उसका जो प्राइस है वो नीचे जाने वाला है, तो आप उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं और उससे आप बेनिफिट कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव्स ओवरऑल यही होता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे इन्वेस्टर एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर कोई एसेट को खरीद या बेच सकता है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी वही होता है, एक लेवरेज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है। यानी कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आप उसमें आपको क्या है, लेवरेज फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगी। डेरिवेटिव्स में आपको लेवरेज मिलता है, यानी कि कम मार्जिन पर आप बड़े स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। आपको उसमें क्या है, कम अमाउंट पे करना है एज कंपेयर टू डायरेक्टली बाइंग एन एसेट। यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, करेंसीज हो गई, बेंचमार्क्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, कमोडिटीज हो गई, जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ओवरऑल डेरिवेटिव्स का जो मेन आइडिया होता है वो यही होता है कि जो एसेट है उसकी फ्यूचर वैल्यू पर आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। इस स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स के, इनसे क्या है बेनिफिट ले सकते हैं, इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी ट्रेड किया जाता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड भी होते हैं और ये OTC भी होते हैं, ओवर द काउंटर, यानी कि प्राइवेटली भी ट्रेडेड होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में। सो ओवरऑल आई होप अब तक आपको ये समझ आया होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब इसका एक बेटर आइडिया देने के लिए समझते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है और बहुत कॉमन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अगर की जाए तो ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड लीगल अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें आप अग्री करते हैं टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फिक्स फ्यूचर रेट। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, हो सकता है आपको ये समझ ना आई हो, लेकिन अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं तो फ्यूचर
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि आप फ्यूचर के लिए क्या है यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप बेसिकली एक ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट होती है, एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट होती है कि हाँ लेट्स से नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर डेट तय हो गई, और इसमें क्या है, एक प्राइस भी आपका सेट होता है, एक फिक्स प्राइस होता है, वो भी सेट होता है, और आप फिक्स प्राइस और एक फिक्स फ्यूचर डेट के बेसिस पर एक एसेट को खरीदना या बेचना है, उसका एक अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, वो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर आपको ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि ये रेगुलेटेड होते हैं, और साथ ही इसमें ऑब्लिगेशन आपको देखने को मिलती है। ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया है, अगर आपने कोई अग्रीमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया है, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको उसे कंप्लीट करना ही करना है, भले ही आपको फायदा हो या भले ही आपको नुकसान हो। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया लगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है जिसका शेयर प्राइस अभी 200 रुपए है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कोई एक या दो शेयर नहीं ले सकते, रादर आपको एक लॉट में आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो लेट्स से कंपनी है XYZ जिसका शेयर प्राइस 200 रुपीज है, और अगर उसके लॉट साइज की बात करें तो वो हो गया आपका 500 का एक शेयर हो गया, 500 शेयर्स का एक लॉट आपको उसमें मिलता है, तो यानी कि आप पूरे लॉट में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर 200 रुपए के भाव से बात करें और 500 शेयर है एक लॉट में, तो आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 into 500 शेयर्स विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे होते तो आपको 1 लाख रुपीज ही यहाँ पर देने पड़ते, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लेवरेज भी मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको पूरी रकम नहीं देनी पड़ती, आपको एक मार्जिन कॉस्ट देनी होती है। तो मान लीजिए कि जो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्टली आप डायरेक्टली एसेट्स नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं ले रहे हैं, रादर आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो है आने वाले टाइम में ये शेयर प्राइस 200 से 300 जा सकता है, 400 जा सकता है या ऊपर उठ सकता है। तो आपने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डायरेक्टली एसेट खरीदने के बजाय आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आपको इसमें 20% मार्जिन देना पड़ता है, तो आपको 1 लाख रुपीज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगभग सिर्फ 20,000 रुपए देने होंगे अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इसमें ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखें कि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। 3 महीने तक जो है ना मंथली एक्सपायरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की चलती है, यानी कि अगर एक्सपायरी है किसी भी XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की इन अ मंथ, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको उसे सेटल करना है, उसे स्क्वायर ऑफ करना है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल की बात की जाए अगर, तो मान लीजिए 200 रुपए का शेयर प्राइस है, 500 शेयर्स का आपने लॉट लिया है, और क्योंकि आपको लेवरेज मिल रहा है तो 1 लाख के बजाय आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे हैं। तो अब अगर फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 से 300 भी चला जाता है तो आपको यहाँ पर इस मार्जिन प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए प्राइस यहां से नीचे चला जाता है, शेयर प्राइस 200 से मान लीजिए 100 चला जाता है या 150 भी चला जाता है लेट्स से, तो यहां पर क्या है, आपको नुकसान होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑब्लिगेशन है, आपको इसे कंप्लीट करना ही है। तो अगर आपको लॉस भी इसमें होता है तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना होगा। लेकिन वहीं अगर इस एग्जांपल की तरफ अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सिनेरियो है कि अगर आपने एक अग्रीमेंट बाय करने का सोचा है क्योंकि आपको लगता है कि उस XYZ स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं अगर आपको ये लगता है कि उस XYZ जो स्टॉक है उसका जो भाव है वो 200 से नीचे आएगा, तो इस केस में आप बाय की जगह सेल का अग्रीमेंट भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं। इसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो इस केस में आप उसको सेल यानी शॉर्ट करके भी इसमें पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर भी आपके पास एक फ्यूचर डेट होती है, यहाँ पर भी आप एक अंडरलाइंग एसेट को सेल या बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग ये होती है कि यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पर आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उस पूरे एग्रीमेंट को स्क्वायर ऑफ करें, उस पूरे एग्रीमेंट को सेटल करें। एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली बाइंग अ राइट टू बाय और सेल दैट अंडरलाइंग एसेट। आपको एक राइट मिल जाता है कि हाँ आप उस एसेट को बेच या खरीद सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको 2 तरीके के मिल जाते हैं, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कॉल ऑप्शन एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर तब चूज करता है जब उसे लगता है कि किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। जब आप ये स्पेकुलेट करते हैं कि किसी एसेट का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब कॉमनली
मेनली यूज होता है कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन यूज होता है जब ट्रेडर्स को लगता है कि जो किसी भी XYZ एसेट का जो प्राइस है वो नीचे जाने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि किसी XYZ स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप इसमें कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी XYZ एसेट का जो प्राइस है वो नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, राइट, उसके जो शेयर्स हैं वो विद इन अ 1 मंथ पीरियड मान लीजिए ऊपर चले गए, तो यहाँ पर आपको क्या है, आप कॉल में बाय कर सकते हैं और पुट में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी XYZ का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पर कॉल में सेल कर सकते हैं और पुट में बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये भी समवेयर सिमिलर होते हैं टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा था कि आप किसी फ्यूचर डेट पर किसी एसेट को बाय या सेल कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस पे। लाइकवाइज फॉरवर्ड में भी आप सेम चीज कर सकते हैं, आप किसी एसेट को फ्यूचर डेट पर फिक्स प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, 2 लोगों के बीच हो सकते हैं, 2 एंटिटीज के बीच हो सकते हैं। ये ओवर द काउंटर ट्रेडिंग मार्केट में आपको ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। ये रेगुलेटेड नहीं होते हैं जैसे कि आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटेड होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। सो ये भी समवेयर सिमिलर है। ये भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन 2 पार्टीज। इसमें भी क्वांटिटी पहले ही डिटरमाइंड होती है, प्राइस क्या होगा वो भी पहले ही पता होता है, और ये भी आपका सेम एक्सपायरी डेट के हिसाब से ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को सिर्फ ओवर द काउंटर ट्रेडिंग मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं रादर देन अ सुपरवाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब बात करते हैं स्वैप्स। स्वैप्स एक चौथा ऑप्शन है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें 2 पार्टीज अपने अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज को स्वैप या एक्सचेंज करती हैं। दोनों पार्टीज कैश फ्लो सेट कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं और उसके हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को या लायबिलिटीज को स्वैप या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में ये 4 हमें मेजर टाइप्स देखने को मिलते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसमें पॉपुलर ऑप्शंस हैं जो ट्रेडर्स के बीच हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे टाइम डीके होता है, थीटा होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो इसके ऊपर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज उसका होता है हेज रिस्क। हेजिंग की बात करें, अगर आप डेरिवेटिव्स के साथ हेजिंग कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में होने वाले पॉसिबल लॉस से अपने आप को बचाने के लिए इन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने घर के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, इन केस ऑफ फायर, मान लो घर को कुछ हो जाता है तो आप एक इंश्योरेंस खरीद के रखते हैं ताकि वहां पर होने वाला नुकसान जो है वो आपका ऑफसेट हो जाए, बच जाए। तो यहाँ पर हेज रिस्क से आप बच सकते हैं अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। इसके बाद आ जाता है लो एक्सपेंसेस। अगर आप डेरिवेटिव्स में जाते हैं रादर देन आप डायरेक्टली कोई एसेट खरीदते हैं और अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें, अगर आप दोनों में कंपेयर करके देखें तो डेरिवेटिव्स में आपको एक्सपेंस थोड़ा कम पड़ता है। इसमें ब्रोकरेज फीस, एक्सचेंज फीस, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो जनरली कंपेयर किया जाए अगर शेयर्स खरीदने या बेचने से तो वो कम होता है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी वैल्यू नहीं देते। जैसे हमने फ्यूचर ऑप्शंस में देखा कि आपको लेवरेज मिलता है, आप पूरी वैल्यू नहीं देते, रादर आप एक मार्जिन पे करते हैं उस एसेट का। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक्सपेंसेस आपको कम देखने को मिलते हैं और उस कंटेक्स्ट में आपको रिटर्न्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इक्वली रिस्की हो जाता है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर रिस्क। एक बेनिफिट इसका ये भी है कि जब आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं तो जो प्राइस मूवमेंट का रिस्क है वो आप दूसरी पार्टी पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स एट द एंड ऑफ द डे है तो अग्रीमेंट्स ही, जहां पर एक पार्टी अग्री कर रही है कि रिस्क के बदले में वो एक प्रॉफिट बनाना चाहती है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो रिस्क है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं टू द अदर पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑब्लिगेशन होती है, ऑलरेडी आप एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर को लेकर इस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर रिस्क भी आपका कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपको नुकसान भी हो रहा है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे।
डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाई रिस्क है। जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली, और मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। ऐसे में कोई भी एसेट के प्राइस में अगर चेंज होता है, थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं आपके, आपने चाहे स्वैप लिया हुआ है, चाहे आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपके उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी इक्वली रिफ्लेक्ट होगा, जो कि अल्टीमेटली बहुत वॉलेटाइल और बहुत रिस्की हो सकता है। आप बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी इनकर कर सकते हैं अगर आपको सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है, अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है। इसके अलावा स्पेकुलेशन एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी XYZ कंपनी का शेयर या कोई स्टॉक या फिर कोई एसेट या कोई इंडेक्स जो है फ्यूचर डेट में या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो एक डेरिवेटिव मार्केट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो क्या है, अजम्पशंस के ऊपर भी चलता है। तो ऐसे में एक अंडरलाइंग एसेट जो है वो फ्यूचर में उसका प्राइस कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, आपको उससे कितना प्रॉफिट कितना नुकसान होगा, वो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो स्पेकुलेशन से क्या है, आप वो साइडवेज भी जा सकता है, आपके बेनिफिट के लिए तो हो सकता है, लेकिन साइडवेज भी जा सकता है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए, या हो सकता है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो जाए। तो ये स्पेकुलेशन भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा काउंटर पार्टी रिस्क आ जाता है। जैसे अभी हमने फॉरवर्ड्स में देखा कि फॉरवर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो OTC में ट्रेड होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होते। तो ऐसे में हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल ही ना करे, हो सकता है वो पेमेंट ना करे। तो ऐसे केस में जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर काउंटर पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी को डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर सफर करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। लेमैन टर्म्स में बात करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको मार्केट को रिसर्च करना है, आपको मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करना है। आपको देखना है कि आपको ये भी समझना होगा कि डेरिवेटिव मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी से अलग हैं। नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आपको देखना होगा कि हाँ कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तभी आप शेयर मार्केट में बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जैसे कि हमने देखा कि आप किसी एसेट को बाय भी कर सकते हैं और किसी एसेट को सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे जा रहा है तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो अलग होती हैं, स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजीज अलग हैं, बाकी एसेट्स की स्ट्रैटेजीज अलग हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केट ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि प्राइस मूवमेंट कैसे हो सकती है। स्टॉक्स में आपको अगर कोई प्राइस आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में हो सकता है आपको लगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो लाइकवाइज आप उसमें भी जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की एलिजिबिलिटी चेक करें। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि उसमें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इनेबल्ड है, कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है। आपको अपने अवेलेबल फंड्स के हिसाब से, अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के हिसाब से आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फॉरवर्ड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने लिए स्पेसिफिकली टेलर करना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेस्ट है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, उसके हिसाब से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं। सो तीसरा स्टेप यही है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है। आपको इस स्टेज पे ये पता होना चाहिए कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं। लास्ट स्टेप, अपना ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं जिनके ज़रिए आप डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, और कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले, स्पेशली इन द केस ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग क्या होती है, ये डेरिवेटिव्स का मार्केट क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शन जो आप अक्सर मार्केट में सुनते रहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आप मार्केट में अक्सर सुनते रहते हैं, उनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि ये कैसे ट्रेड करता है, ये कैसे काम करता है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और भी होती हैं, जैसे कि हमने ऑप्शंस में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो अगर आपको इसे और इन डेप्थ में या और डिटेल में समझना है तो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ये लिख के ज़रूर शेयर करें अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.